मैं महेश कुमार आर्य। आज हम लोग समकालीन भारत एवं शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जिन छात्रों ने इसके पहले भाग का अध्ययन नहीं किया है या नहीं देखा है वो इसके पहले भाग को देख लें। अब हम शुरू करते हैं इसका आगे का भाग। इसमें हमारी शिक्षा की पाठ्यचर्या है। वैदिक काल में शिक्षा को 2 स्तरों पर विभाजित किया गया था। नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा, नंबर 2 उच्च शिक्षा। नंबर 1 पर प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में वैदिक काल में इसमें भाषा, व्याकरण, छंद शास्त्र और गणना का सामान्य ज्ञान और सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिक शिक्षा में स्थान दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में इसमें नीति प्रधान कहानियों को और जोड़ दिया गया। जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुलों में प्रवेश दिलाना चाहते थे वे उन्हें संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का अपेक्षाकृत अधिक अध्ययन करवाते थे। नंबर 2 में उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या। इस काल में उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण तथा धर्म एवं नीति शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाने लगी थी। प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रंथों, कर्मकांड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला कौशल, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और प्राणी शास्त्र की शिक्षा ऐच्छिक थी। उत्तर वैदिक काल में उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में अनेक अन्य विषय सम्मिलित किए गए, जैसे इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या और भूत विद्या। इसे विशिष्ट शिक्षा की संज्ञा दी जाती थी। इसमें से छात्र कोई भी अपनी रुचि का विषय अध्ययन के लिए चुनने के लिए स्वतंत्र था। अब है शिक्षा की पाठ्यचर्या। वैदिक कालीन शिक्षा की पाठ्यचर्या को उसकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित 2 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। एक है हमारी अपरा या भौतिक। अपरा या भौतिक से अर्थ है कि इस लोक से संबंधित शिक्षा जो उनके दैनिक जीवन में प्रयोग में आती हो या इस जीवन में जो उनके लिए उपयोगी है। इसके अंतर्गत भाषा, व्याकरण, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला के अंतर्गत संगीत एवं नृत्य को रखा गया है। कौशल के अंतर्गत बुनाई, कताई, रंगाई, काष्ठ कार्य का अर्थ यहाँ पर लकड़ी का काम है। लकड़ी के काम में विभिन्न नक्काशी, दरवाजे, खिड़कियाँ और रथ आदि के कार्य आते थे। एवं धातु कार्य एवं शिल्प कार्य। धातु कार्यों के अंतर्गत हथियार बनाना, तलवार, ढाल, भाले और अन्य हथियार आदि, और बाकी धातु के बर्तन आदि इसमें सम्मिलित थे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सर्प विद्या, तर्क शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं सैनिक शिक्षा का अध्ययन और व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था एवं गुरु सेवा आदि क्रियाएं सम्मिलित थी। परा को हम आध्यात्मिक भी बोलते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन और इंद्रिय निग्रह, धर्म अनुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, संध्या वंदन आदि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था। अब है शिक्षण विधियाँ। वैदिक काल में सामान्यतः शिक्षण मौखिक रूप से होता था और प्राय प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, व्याख्यान, वाद विवाद द्वारा होता था। उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि और कला कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। उपनिषदकारों ने शिक्षण की एक बहुत ही प्रभावशाली विधि का विकास किया जिसे निधिध्यासन विधि कहते हैं। साफ जाहिर है कि उस समय उपरोक्त सभी विधियों का प्रयोग कुछ न कुछ अपने ढंग से होता था, अतः यहाँ इनके प्राचीनतम रूप को स्पष्ट करना अनिवार्य है। जो हमने यहाँ पर चर्चा की है अनुकरण विधि, सीखने के लिए बालक को अनुकरण का महत्व बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बालक सबसे पहले अपने परिवार, अपनी माता का अनुकरण करता है और अनुकरण द्वारा ही सीखता है। परंतु विषयों की विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण की अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विज्ञान के अंदर हम प्रयोग को महत्व देते हैं,
भाषा के अंदर हम अभ्यास को महत्व देते हैं, इसी प्रकार गणित के अंदर भी हम अभ्यास को महत्व देते हैं। तो यहाँ हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसा विषय होगा उसी के अनुसार उसकी शिक्षण विधियाँ भी होती हैं। यहाँ हम नंबर 1 पर अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि का वर्णन कर रहे हैं। अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि है। वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्याकरण तथा व्यवहार की शिक्षा इसी विधि से दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था। गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। शिष्य उनका अनुकरण करते थे और उन्हें बार बार उच्चारित करते थे। इस प्रकार उन्हें कंठस्थ करते थे। नंबर 2 पर है हमारी व्याख्यान एवं दृष्टांत विधि। वैदिक काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मंत्र कंठस्थ कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे और उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे, और उसके अर्थ और भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि का प्रयोग करते थे। नंबर 3 पर है हमारा प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ आदि विधियों का विकास हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और शिष्य शांतिपूर्वक सुनते थे। उत्तर वैदिक काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करने लगे और गुरु उनका समाधान करते थे। उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्य और गुरुओं के बीच वाद विवाद भी होता था। अति गूढ़ विषयों पर चर्चा हेतु अधिकारी विद्वानों के सम्मेलन को भी बुलाते थे और उनके बीच शास्त्रार्थ होता था। शिष्य इन सब को सुनते थे और अपने तत्व संबंधी ज्ञान में वृद्धि करते थे। नंबर 4 पर है कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैनिक शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी। गुरु सर्वप्रथम सिखाई जाने वाली क्रिया के संपादन की विधि बताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे। शिष्य उनका अनुकरण कर यथा क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे धीरे उसमें दक्षता प्राप्त करते थे। नंबर 5 पर है श्रवण, मनन और निधिध्यासन विधि। यह विधि भी उपनिषदों की देन है। उस काल में जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मंत्र आदि की जो व्याख्या करते थे, धर्म, दर्शन एवं अन्य विषयों के संबंध में जो भी कुछ जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे और उसके बाद उस पर मनन करते थे, चिंतन करते थे, निधिध्यासन आदि करते थे। नंबर 6 पर है हमारी तर्क विधि। उत्तर वैदिक काल में तर्क शास्त्र जैसे गूढ़ विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के 5 पद थे। पहला पद प्रतिज्ञा, फिर हेतु, उदाहरण, अनुप्रयोग और निगमन, ये 5 पद थे। नंबर 7 पर है हमारा कहानी विधि। उत्तर वैदिक काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की। यह कहानियाँ पंचतंत्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहित हैं। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे कि बेटा, तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, और शिष्य अपनी समझ से उस कहानी से मिलने वाली शिक्षा का वर्णन करते थे या उसके बारे में बताते थे। अब यहाँ चर्चा करते हैं हम वैदिक काल में अनुशासन की, डिसिप्लिन की। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक संयम, मानसिक संयम और आत्मिक संयम से लिया जाता है। यहाँ हम इसकी संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 पर है शारीरिक संयम। शारीरिक संयम से तात्पर्य ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, श्रृंगार न करना, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत आदि का आनंद न लेना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, जुआ न खेलना, गाय न मारना, झूठ न बोलना और चुगली न करना। नंबर 2 पर मानसिक संयम। मानसिक संयम से तात्पर्य था इंद्रिय निग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का पालन करना और काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद से दूर रहना। नंबर 3 पर हमारा आता है आत्मिक संयम। आत्मिक संयम से हमारा तात्पर्य था आत्मा के स्वरूप को पहचानना, सब में एकात्म का भाव देखना और सबके कल्याण हेतु कार्य करना। परंतु उत्तर वैदिक काल में
शिक्षा द्वारा गुरुओं के आदेशों और नियमों के पालन को ही अनुशासन माना जाने लगा और जो शिष्य इसका पालन नहीं करते थे उन्हें दंड दिया जाता था, पर शारीरिक दंड केवल विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता था। अब है हमारा गुरु या शिक्षक, टीचर। वैदिक काल में अति विद्वान, स्वाध्यायी, धर्मपरायण, सच्चरित्र व्यक्ति ही गुरु हो सकते थे। यह अति ज्ञानी होने के साथ साथ अति संयमी भी होते थे। उस समय इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यह देव के रूप में प्रतिष्ठित थे। इन्हें ध्यावसु अर्थात जिसकी बुद्धि ही धन है, सत्यजन्मा अर्थात सत्य को जानने वाला, और विश्ववेदा अर्थात सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता था। ये अपने गुरुकुलों के पूर्ण स्वामी होते थे, पर पूर्ण स्वामित्व के साथ ये पूर्ण उत्तरदायित्व भी ग्रहण करते थे। यह अपने गुरुकुलों की संपूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे। ये अपने शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्र आदि की व्यवस्था करते थे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने में प्रयत्न करते थे। अब हमारा है गुरु शिष्य संबंध, रिलेशंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच बहुत मधुर संबंध थे। गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे और शिष्य गुरुओं को पितातुल्य मानते थे। गुरु शिष्यों पर प्रेम बरसाता था, शिष्य भी गुरु को पितातुल्य आदर व श्रद्धा देते थे। वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से देखा करते थे। यहाँ गुरुओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्व एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। नंबर 1 पर जो हमने रखा है, गुरुओं के शिष्यों के प्रति कर्तव्य। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी थे। वे शिष्यों के प्रति निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। नंबर 1, शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्र आदि की व्यवस्था करना। नंबर 2, शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना और उनके अस्वस्थ होने पर उपचार आदि की व्यवस्था करना। नंबर 3, शिष्यों को भाषा, धर्म और नीति शास्त्र आदि का ज्ञान अनिवार्य रूप से प्रदान करना। नंबर 4, शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल में तथा वर्ण अनुसार उत्तर वैदिक काल में विशिष्ट विषयों एवं क्रियाओं, कर्म का अर्थात यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा है, कर्म की शिक्षा देना था। नंबर 5, शिष्यों को सदाचार की शिक्षा देना और उनका चरित्र निर्माण करना। नंबर 6, शिष्यों को करणीय कर्मों की ओर उन्मुख करना और अकरणीय कर्मों से रोकना। यहाँ पर करणीय कर्म उन्हें कहा जाता है जो एक शिष्य को या बालक को करने होते हैं। गुरु का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो उसे करने योग्य कामों में लगाए और अकरणीय यानी निषेध कार्यों से रोके, उसे सच्चे और सही मार्ग पे चलने हेतु उपदेशित करे। नंबर 7 पर है शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना। नंबर 8, शिक्षा पूरी होने पर शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा देना और उनका मार्गदर्शन करना। अब यहाँ पर नंबर 2 पर हमने रखा है शिष्यों के गुरुओं के प्रति कर्तव्य। वैदिक काल में शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। गुरुओं के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्वों का पालन करते थे। नंबर 1, गुरुकुल की सफाई करना, उसकी पूर्ण व्यवस्था करना, गुरुओं के स्थान एवं पूजा पाठ के व्यवस्था करना, गुरु एवं गुरुकुलवासियों के लिए भिक्षा मांगना, गुरु एवं गुरुकुलवासियों के भोजन की व्यवस्था करना, गुरुओं के सोने से पहले उनके पैर या चरण दबाना, गुरुओं के आदेश का पूर्ण निष्ठा से पालन करना, शिक्षा पूर्ण होने पर अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा देना। हमारा द्वितीय पाठ यहीं समाप्त होता है। वैदिक काल का दूसरा ये वीडियो समाप्त हो गया। आगे हमने वैदिक काल का जो पाठ्य वस्तु है उसको भाग 3 और भाग 4 में पूर्ण करने का प्रयास किया है। जिन छात्रों ने भाग 1 नहीं देखा वे भाग 1 देख लें और आगे की जानकारी के लिए भाग 3 और 4 जरूर देखें। धन्यवाद।